नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर की क्लासेस। आज का करंट अफेयर के बाद हम लोग 3 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं और पिछले करंट अफेयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आज जो करंट अफेयर, इसके साथ आपका एक कमेंट बॉक्स भी मिल रहा है कि मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराइए। तो मित्रों, हमारे चैनल पर लगातार मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व हो रहे हैं, दृष्टि के, विज़न के, इन संस्कृति के। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारे न्यूज़ चैनल जो पेपर्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आप कहीं जाइएगा नहीं। और आज जो है आप लोगों को संस्कृति का अगला टेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है, नंबर टेस्ट संख्या 19। उससे पहले हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या अपना आज का करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला करंट है, भारत में अस्थिरता सूचकांक, यानी इकोनॉमी से बेस्ड ये हैं और भारत में जो इंडेक्स है उसके संबंधित। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। भारत जो निकट अवधि में बाजार की अस्थिरता की उम्मीद का संकेतक है, मंगलवार को 21 अंक से अधिक हो गया है भारत में अस्थिरता सूचकांक। ठीक है, इस वृद्धि से क्या आइडिया निकलता है कि व्यापारियों या बाजार के सहभागियों के बीच अपेक्षित अस्थिरता को लेकर डर अब 15 दिन पहले की तुलना में अधिक है। वर्तमान में बाजार के खिलाड़ियों के बीच डर चल रहे लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आ रहा है। भारत में अस्थिरता सूचकांक के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, तो भारत में अस्थिरता जो सूचकांक है उसमें अगर हम देखते हैं तो अस्थिरता सूचकांक या भय सूचकांक निकट अवधि में बाजार की अस्थिरता की उम्मीद का एक माप है। अस्थिरता को अक्सर कीमतों में परिवर्तन की दर का परिमाण के रूप में वर्णित किया जाता है और वित्त में इसे अक्सर जोखिम के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर बाजार में स्थिरता की अवधि के दौरान बाजार में तेज़ी से ऊपर या नीचे चलता है या अस्थिरता सूचकांक बढ़ने लगता है। जैसे ही अस्थिरता कम होती है, अस्थिरता सूचकांक में गिरावट आ जाती है। अस्थिरता सूचकांक उस राशि की माप है जिसके द्वारा अंतर्निहित सूचकांक विकल्पों के ऑर्डर बुक के आधार पर निकट अवधि एक अंतर्निहित सूचकांक में उतार चढ़ाव की उम्मीद होती है। वार्षिक अस्थिरता रूप में गणना प्रतिशत में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए अभी अस्थिरता सूचकांक 20% है। इंडिया 15 एक अस्थिरता सूचकांक है जिसकी गणना NSE यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी द्वारा निफ्टी ऑप्शंस ऑर्डर बुक के आधार पर की जाती है। इसके लिए NSE एक फंड ओ सेगमेंट कारोबार किए जाने वाले निकट और अगले महीने की निफ्टी विकल्पों की सर्वोत्तम बोली उच्च उद्धरण के उपयोग किया जाता है। इंडिया 6 निकट अवधि में बाजार की अस्थिरता के बारे में निवेशक की धारणा को दर्शाता है, यानी अगले 30 कैलेंडर के दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है। NSE के अनुसार भारत मान जितना अधिक होगा, अस्थिरता उतनी अधिक होगी। इसके विपरीत मई में अब तक भारत की लगभग 53% बढ़कर 20 से ऊपर पहुंच गया है। मंगलवार को दोपहर कारोबार सूचकांक 21.88 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा चुनाव के नतीजों पर चिंताओं के कारण भारत में अस्थिरता सूचकांक बाजार की सहभागिता का है कि चुनाव में कम मतदान अनुपात में भाजपा की सीटों की संख्या में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ये एक कारण बताया जा रहा है इस सूचकांक के कम होने के। अगर हम इसमें देखें क्या है अतिरिक्त जानकारी, इसको समझने हैं। शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज S&P 100 इंडेक्स विकल्प के कीमतों के आधार पर 1993 में अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता सूचकांक पेश करने वाला पहला था। 2003 की कार्यप्रणाली में संशोधित किया गया और नया अस्थिरता सूचकांक 500 विकल्प पर आधारित है। VIX CBOE एक ट्रेडमार्क है और स्टैंडर्ड पुअर्स ने CBOE की अनुमति से भारत VIX के नाम पर भारत में संबंधित उद्देश्यों के तहत यह चिन्ह का उपयोग NSE के लाइसेंस प्रदान किया है। तो ये भारत में सरकार की अस्थिरता के तौर पर ऐसा देखा जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला इश्कबाजी करना। क्या है इश्कबाजी करना, इसको ज़रा देखते हैं। KP2 नामक नया कोरोना वायरस संस्करण का उपनाम फ्लर्ट, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों से जोड़ा है। नवंबर 23 में भारत में प्रचलन में जीनोमिक निगरानी डेटा में इसे देखा गया है। देश में जीनोम अनुक्रमण संघ INSACOG द्वारा अब तक लगभग 250 KP2 अनुक्रमों की सूचना दी गई है। 2 वायरस जीनोम 1 वेरिएंट का वंशज है। यह उत्परिवर्तन के साथ ओमिक्रॉन वंश का एक उपसंस्करण है। फ्लर्ट KP2 का उपनाम 2 प्रतिरक्षा पलायन उत्परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाली अक्षरों पर आधारित है, जो वायरस की एंटीबॉडी बचने की अनुमति देते हैं। फ्लर्ट की विशेषता टीकों पिछले संक्रमण में प्रतिरक्षा से बचने, इसकी क्षमता, इसके लक्षण पहले वेरिएंट जैसे ही हैं, जिनमें बुखार, खांसी, थकान, और पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। US सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि वर्तमान में ऐसा कोई संकेतक नहीं है जो यह बताता है KP2 अन्य स्ट्रेन की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी के कारण बनेगा। हालांकि फ्लर्ट की संचरण दर बढ़ी हुई है और इसके मूल GN.1 की तरह यह संक्रमण की लहर चलने की संभावना है। इसके अलावा संक्रमण चुपचाप फैलने की संभावना है, क्योंकि गंभीर लक्षणों के बिना अधिकांश लोग खुद परीक्षण कराने की संभावना नहीं रखते हैं। भारत में इस वेरिएंट के क्या क्या मामले आए हैं उसको देखते हैं। INSACOG यानी जेनेटिक अनुवांशिक केंद्र के द्वारा अनुक्रमिक 50pp.2 जीनोम के आधे से थोड़ा अधिक 128 अनुक्रम महाराष्ट्र से थे। मार्च में अधिक संख्या में अनुक्रम पाए गए। वैश्विक डेटा से पता चलता है भारत दुनिया के KP2 अनुक्रमों में उच्चतम अनुपात में रिपोर्ट कर रहा है। 60 दिनों में इस अनुक्रमों में दुनिया की सबसे बड़ी रिपोजिटरी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा पर भारत द्वारा अपलोड किए गए 29% कोविड-19 2 अनुक्रमों से बने हैं। हालांकि JN.1 देश में SARS के प्रमुख संस्करण बना हुआ है। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, आगे का करंट क्या है, ये जो था ये कोरोना के वेरिएंट का एक नया स्वरूप के तौर पर हमें दिखाया गया है, बताया गया है। इसके बाद जो अगला सेगमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। क्या है उसे देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है, इसे ज़रा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला किया कि सेवा में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत फैसला सुनाया कि एक वकील के खिलाफ इस आशय की शिकायत उपभोक्ता फोरम में नहीं सुनने योग्य नहीं है। ठीक है, क्या है इस मामले का पूरा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2007 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 था क्या, इसे ज़रा समझते हैं। यह अधिनियम 9 अगस्त 2019 को अधिनियमित किया गया था और पिछले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह जुलाई 2020 में लागू हुआ। इसे डिजिटल युग में उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों की जवाब में पेश किया गया और इसका उद्देश्य उपभोक्ता विवादों के समय पर प्रभावी प्रशासन और निपटान कर प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ई-कॉमर्स की परिभाषा करना, उपभोक्ता के दायरे का विस्तार करना, CPA 1986 की तुलना में 2019 के तहत उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाना, ई-कॉमर्स का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, इसे माल खरीद और बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुचित उपबंध क्या है। पहले कोई उपभोक्ता केवल व्यापारी सेवा प्रदाता अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार को प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के लिए शिकायत दर्ज कर सकता था। हालांकि ऐसे कई उदाहरण थे जहां उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए
उन्हें ऐसे समझौते अनुबंध जो प्रकृति में एक तरफा और मनमाने थे, इस प्रकार के उपभोक्ताओं के हितों के लिए वर्तमान अधिनियम में शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में अनुचित अनुबंध को जोड़ा गया है। ठीक है, शिकायत दर्ज करने के स्थान पर CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उपभोक्ताओं को केवल उन स्थानों पर शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता थी जहां विपरीत पक्ष का कार्यालय था। हालांकि इस 19 के शिकायतकर्ता को इस क्षेत्र में शिकायत की अनुमति देता है जहां वह रहता या कार्य करता है, तो वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण के अधीन नहीं लिया जाएगा। कुल मिला के ये बात है। दूसरा, मंचों का जो बदलाव है, पहले जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों को फोरम के आयोग कहा जाता था, 2 अलग अलग नाम से भ्रम पैदा हो गया। इस प्रकार शर्तों के आसपास अस्पष्टता को खत्म करने के लिए CPA 2019 के तहत मंचों का नाम बदलकर जिला आयोग कर दिया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 2019 एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे केंद्रीय प्राधिकरण कहा गया, की स्थापना करता है, जो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा, सुरक्षा और लागू करेगा। भ्रामक विज्ञापन 2019 की धारा 21 के तहत भ्रामक विज्ञापनों का खिलाफ निर्देश जारी करने, जुर्माना लगाने और CCA को अधिकृत करने वाला प्रावधान एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। CCPA रुपए तक जुर्माना लग सकता है, 10 लाख जो रुपए तक को बढ़ाया जा सकता है। बाद में उल्लंघनों के मामलों में से 50 लाख भी कर दिया गया था। दूसरा, CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में उपभोक्ता रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। 20 लाख या इससे कम रुपए तक जिले मंचों के संपर्क करना होगा। 20 से 1 करोड़ तक राज्य आयोग और 1 करोड़ से राष्ट्रीय आयोग। हालांकि वर्तमान अधिनियम के तहत जिलों से उपभोक्ताओं के आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने और मामलों के त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। जिला आयोगों के लिए 1 करोड़ रुपए के राज्य आयोग के लिए 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक राष्ट्रीय आयोग के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। उत्पाद दायित्व, हमारे पास उत्पाद दायित्व को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है और इस प्रकार CPA 2019 में उत्पाद दायित्व पर एक अलग अध्याय की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद दायित्व में तात्पर्य किसी उत्पाद या सेवा विक्रेता की जिम्मेदारी से है और निर्माता इससे बेचे गए और दोषपूर्ण उत्पाद और सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करेंगे। तो मित्रों, ये जो था ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हालिया निर्णय का एक एनालिसिस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 या उपभोक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नल रखने की मांग की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 2007 के उस एक्ट को पलट दिया है, जिसमें उन्हें भी सेवा प्रदाता के तौर पे उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा अगला टॉपिक, गृह मंत्री ने लिट्टी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मंगलवार को जनता के बीच अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ा देने और देश में विशेष रूप से तमिलनाडु इसके लिए समर्थन के आधार बढ़ाने के अलावा भारत में क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने के लिए लिट्टी पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 के अंतर्गत 1 और 3 को इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। क्या है आगे, इसको भी समझते हैं। गृह मंत्रालय ने लिट्टी श्रीलंका का एक संगठन है, लेकिन भारत के क्षेत्र में इसके समर्थक और एजेंट है। एक राजपत्रित अधिसूचना, गृह मंत्रालय ने लिट्टी के श्रीलंका में स्थित एक संगठन लेकिन भारत में इसके समर्थक हैं, पर केंद्र सरकार की राय में लिट्टी अभी भी उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। 2009 में श्रीलंका पर सैन्य हार के बाद भी लिट्टी ईलम तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश की अवधारणा को नहीं छोड़ा और धन उगाही, प्रचार गतिविधियां और शेष लिट्टी नेताओं या कैडरों के माध्यम से गुप्त रूप से ईलम का काम कर रहे हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी शुरू किया गया है।
लिट्टे समर्थक जनता के बीच अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत विशेष रूप से तमिलनाडु में लिट्टे के समर्थन का आधार बढ़ा रहे हैं। अंततः भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर एक मजबूत विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने आगे क्या कहा है कि मातृभूमि तमिल ईलम के लिए समूह के उद्देश्य भारत के क्षेत्र के एक हिस्से में संघ से अलग करना है और इस प्रकार का यह गैरकानूनी गतिविधियों के दायरे में आता है। विदेशों में रहने वाले लिट्टे समर्थक लिट्टे की हार के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं और तमिल के बीच भारत विरोधी प्रचार फैलाने को जारी रखे हैं, जिससे अगर नहीं रोका गया तो तमिल जनता के बीच केंद्र सरकार और भारतीय संविधान के प्रति नफरत पैदा होगी। तो केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। आगे क्या है, आगे की जानकारी देखते हैं। लिट्टे की स्थापना कब हुई थी, इसको समझते हैं। तो मित्रों, लिट्टे की स्थापना 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन द्वारा श्रीलंका से बाहर एक स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने के लिए की गई थी। श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष के बाद 80 के दशक की शुरुआत में लिट्टे ने देश के उत्तर और पूर्व में पूर्ण पैमाने में राष्ट्रवादी विद्रोह किया, जिसमें सैन्य और नागरिक दोनों लक्ष्यों के खिलाफ बड़े आतंकवादी हमले अंजाम दिए गए। एलटीटीई के साथ भारत का रिश्ता जटिल था। शुरुआत में गोरिल्लाओं की सहायता प्रदान करने से लेकर 87 और 90 तक श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने तक एलटीटीई ने आतंक के हथियारों रूप में आत्मघाती बमबारी की शुरुआत की। 1990 में एलटीटीई आत्मघाती हमलावर भारतीय धरती पर हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने सबसे पहले लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध को आखिरी बार 2014 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब फिर 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन इसको ज़रा समझते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो एनडीए 1 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, इस साल चुनावी वादों और उपलब्धियों की सूची इसमें पिछड़ गया है। क्या है, ज़रा इसे देखते हैं। SCM घोषणा 2015 में की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन की। इसमें 2 मुख्य पहलू थे। क्षेत्र आधारित विकास, जिसमें 3 घटक शामिल थे: पुनर्विकास, शहरी नवीकरण, रेट्रोफिटिंग, शहर का सुधार, हरित क्षेत्र परियोजना, शहर का विस्तार, ECG सिटी आधारित पेन सिटी समाधान। इनमें कुछ 6 श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें ई गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास शामिल होंगे। मिशन में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण चालक बनी थी। इस मिशन में 2020 में पूरा किया जाना था। 2020 में क्या किया जाना था? पूरा किया जाना था। जून 2024 तक 2 बार विस्तार किया गया और इसके अतिरिक्त मिशन प्रभावी करने के लिए देश में शहरी प्रशासन मौजूदा मॉडल दरकिनार करते हुए शासन को एक व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए अपनाया गया। एक नौकरशाह या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रतिनिधित्व अन्य प्रमुख हितधारकों के नेतृत्व में SPV कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया, पंजीकृत किया गया। इस प्रकार निर्वाचित परिषद की शासन संरचना में बहुत कम भूमिका थी। स्मार्ट सिटी की स्थिति क्या है? 26 अप्रैल तक शहरी मंत्रालय डैशबोर्ड दर्शाता है कि स्मार्ट सिटी में स्वीकृत 8033 परियोजनाओं में कुल परिव्यय 2 लाख करोड़ से घटकर 1,67,875 करोड़ हो गया है और पूंजी प्रवाह से 16% कम है। 100 शहर हैं इसमें। डैशबोर्ड यह भी बताता है कि स्मार्ट सिटी अनुदान 65,063 करोड़ 5,533 करोड़ परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया और पूरी हो चुकी हैं, जबकि 21,000 करोड़ से की 921 परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं। मिशन के तहत लगभग 10 शहरों द्वारा शुरू की जा रही 400 परियोजनाएं जून 2024 तक विस्तारित की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि फंडिंग पैटर्न का पता चलता है कि 5% से अधिक PPP मार्ग के माध्यम से नहीं आया है। ठीक है, तो ये इसकी कमियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्मार्ट सिटी का एक लड़खड़ाता हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको यहाँ पर दिखाया गया। आगे क्या है, क्यों लड़खड़ाया, कहाँ लड़खड़ाया, इसको देखते हैं। मौजूदा शहरी वास्तविकताओं और विविधताओं के कारण प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन त्रुटिपूर्ण था।
यह योजना शहरी भारत की ज़मीनी हकीकत से अलग थी और पश्चिम की तरह गतिशील है, न कि स्थिर है। बहिष्करणीय योजना बन गई जिसमें शहर के भौगोलिक क्षेत्र का 1% से अधिक विकास के लिए नहीं चुना गया था। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में एससीएम के तहत पहली किस्त 196 करोड़ थी। स्मार्ट वाटर मीटर, वाईफाई जोन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों पर खर्च किया गया, जो अभी सभी एक पॉकेट सेक्टर 43 में लगाए गए थे। मैकेंसी दो प्रमुख रिपोर्टों के अनुसार भारतीय शहरों के रहने योग्य बनाने के लिए 30 तक $1.2 ट्रिलियन की पूंजी व्यय की आवश्यकता है और इस संदर्भ में 1,67,875 करोड़ 9 वर्षों में $20 बिलियन से भी कम है। यह शहरी भारत की कुल आवश्यकता का लगभग 0.027% है, इसलिए ये योजना प्रति बहुत कम आकर्षण थी। इसके अतिरिक्त स्मार्ट शहरों की डिजाइन किया गया एसपीबी मॉडल 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नहीं था, जिसके कारण शहरों ने शासन संरचना पर आपत्ति जताई। आलोचकों के अनुसार डिजाइन बहुत ऊपर नीचे था। विश्व बैंक के अनुसार शहरी भारत में 49% से अधिक आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के नाम पर गरीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को विस्थापित किया गया और स्मार्ट सिटी का अन्य प्रमुख परिणाम शहर में बाढ़ की वृद्धि होना। जिन कस्बों में ऐतिहासिक रूप से कभी बाढ़ नहीं आई, उनमें भी कुछ बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं के कारण असुरक्षित बना दिया, जिन्हें जल चैनलों और रूपरेखाओं के खराब या नष्ट किया। तो उसकी कई कमियों को उजागर किया है इस रिपोर्ट ने और काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है मित्रों, ठीक है। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्व, यानी उसका सामरिक महत्व क्या है, इससे संबंधित है। इसको देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विकसित करने पर भारत को एक नए सिरे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे भारत प्रशांत में रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। भारत की लुक ईस्ट नीति एक मजबूत एक्ट ईस्ट नीति में बदलना, समुद्री शक्ति में महत्वपूर्ण महत्व को एहसास, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना क्षमताओं में तेजी से वृद्धि कुछ हद तक गंभीरता ला दी है, ठीक है। अंडमान निकोबार समूह का सामरिक महत्व क्या है, जरा इसे समझते हैं। क्या है सामरिक महत्व, ठीक है। भारतीय मुख्य भूमि 700 समुद्री मील दक्षिण पूर्वी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 3 लाख वर्ग किलोमीटर से जोड़ता है, जिसमें समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडार की संभावना है। मलक्का जलडमरू मध्य द्वीपों को रणनीतिक स्थिति, इनमें भारत प्रशांत क्षेत्र में निगरानी और शक्ति प्रोजेक्ट की भारत की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती है। मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री अवरोध बिंदु है, जहां हर साल 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज दुनिया में लगभग 30% व्यापार का मार्ग लेकर गुजरते हैं। यह द्वीप म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है, जिससे भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र महाद्वीपीय सेल्फ संदर्भ समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत पर्याप्त समुद्री स्थान दिया गया है। यह द्वीप भारत के समुद्री सुरक्षा कमजोर करने से पूर्व की किसी भी प्रयास के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम कर सकता है, खासकर इंडो पैसिफिक और चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने। पोर्ट ब्लेयर, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, समुद्री डकैती से निपटने, खोज और बचाव और अन्य समुद्री सुरक्षा पहलुओं को सहयोग करने के लिए नौसेनाओं के लिए क्षेत्रीय केंद्र बन सकता है, ठीक है। आगे क्या है अंडमान, चुनौतियां क्या हैं वहाँ पर, ये जरा समझिए। चुनौतियां क्या हैं यहाँ पर। भारत की लुक ईस्ट नीति से मजबूत एक्ट ईस्ट नीति में बदलाव के साथ समुद्री शक्ति के महत्व और चीनी नौसेना की बढ़ती क्षमताओं के मान्य भारतीय द्वीप क्षेत्रों, विशेष रूप से अंडमान निकोबार में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। हाल की राजनीतिक प्राथमिकता का अभाव, द्वीपों में राजनीतिक महत्व का एहसास केवल कब हुआ, अब हुआ है। मुख्य भूमि दूरी चुनौतियों में बुनियादी ढांचे के विकास में कठिनाइयां हुई हैं। वन और जनजातीय क्षेत्रों में जटिल पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं को और नियम दिया गया है। कई मंत्रालयों, एजेंसियों भागीदारी कारण समन्वय, दीर्घकालिक राजनीतिक दृष्टि और तात्कालिक राजनीतिक लाभ के बीच संघर्ष है, ठीक है। द्वीप समूह की आवश्यकता, रणनीतिक बुनियादी ढांचा का विकास, जरा इसे समझते हैं क्या है, ठीक है। द्वीपों को व्यापारिक,
द्वीपों के समुद्री डोमेन जागरूकता निगरानी सुनिश्चित करना, पूर्व से किसी भी नौसैनिक दुस्साहस के खिलाफ निवारक क्षमताओं को मजबूत करना, समुद्र की अर्थव्यवस्था का समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, विशेषकर दक्षिणी समूह में विकास और पर्यटन की सुविधाजनक बनाना, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीपों के मुख्य भूमि से जोड़ने के पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इससे सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया के लाभों तक पहुंच मिलेगी। विकास और पर्यटन में कनेक्टिविटी को बढ़ावा, सेना की द्वीप रक्षा बनाए रखने के लिए अंडमान निकोबार की कमांड में सेना बढ़ानी चाहिए। विकास की पहल के लिए क्वाड और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की साझेदारी खोज हो और भारत की उत्तरी सीमा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रियायतें मांगें। तो ये अंडमान निकोबार के सामरिक महत्व को समझते हुए भारत की वर्तमान सरकार ने उस पर अपना सैन्य फोकस किया है और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति को आगे बढ़ाने की बात की है, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के इंटरफेयर को कम से कम कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक है, अब आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं पहले ये देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा, इसको ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन पढ़िए और उसके आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए मित्रों। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे कल के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स क्या हैं। आपके कमेंट बॉक्स में आए आंसर, बहुत अच्छी बात है। आप लोग और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आंसर्स कीजिए। ठीक है, तो ज़रा डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो कल का क्वेश्चन हमें देखना है, क्या है कल का पहला क्वेश्चन। चावार बंदरगाह से था। चाबार बंदरगाह के संदर्भ में पहला, यह ईरानी बंदरगाह है, सबसे नज़दीक बंदरगाह है, बिल्कुल सही है पहला। यह ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, सही है। चाबार परियोजना, ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यानी सी पर। क्या है सी, इसे देखते हैं। क्या है, तो वातावरण वाला एक बाह्य ग्रह है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल मित्रों सही है। ठीक है, यानी पहला सही। दूसरा, किसी अंग के ऊतक की प्रजाति दूसरे व्यक्ति में भिन्न जीनोटाइप द्वारा प्रत्यारोपण किया कहा जाता है, एलो ट्रांसप्लांटेशन। ये भी क्या है, एलो ट्रांसप्लांटेशन नहीं, जेनो ट्रांसप्लांटेशन है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका बी आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज के डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर का वो डिस्कस किया जाएगा। आप आज के करंट अफेयर के आंसर ज़रूर हमें दीजिए और इसके अलावा जो पेपर्स हैं वो ज़रूर डाले जाएंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पेपर ज़रूर डाला जाएगा, आप ज़रूर उसे देखिए। ठीक है, कल हम लोगों ने दृष्टि का पेपर डाला था। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।